अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमेरिका और ईरान के दरमियान अब कोई बातचीत नहीं हो रही है, मुज़ाकरात का सिलसिला बंद हो गया है और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़िल्लत हुई, रुसवाई हुई जब उन्होंने ख़ुद ट्वीट करके ये जानकारी दी कि अमेरिका ने पाकिस्तान जाने वाले अपने डेलीगेशन को रोक दिया है, पाकिस्तान का विज़िट कैंसिल कर दिया है क्योंकि 18 घंटे का वक्त ज़ाय होगा वहाँ जाने में और गारंटी नहीं है कि ईरान अमेरिका की शर्तों को मानेगा या नहीं मानेगा, बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा। और दरअसल ये अमेरिकी सदर के अल्फाज है, पसे पर्दा जो कहानी है वो और ज़्यादा हैरतनाक है। और अमेरिका की जिस तरह मुज़ाकरात के मेज़ पर ज़िल्लत हुई है, रुसवाई हुई है, दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए जिस तरह ईरान ने अमेरिका को फंसा दिया है, अब अमेरिका के पास निकलने का कोई ऑप्शन और रास्ता नहीं है। सबसे पहले ख़बर आती है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान के दौरे पर हैं, इस्लामाबाद पहुँच गए हैं और जैसे ही वो ख़बर आती है पूरी दुनिया को यही लगता है कि उनके पहुँचते ही अमेरिका का डेलीगेशन भी पाकिस्तान पहुंचेगा। जिस तरह पिछली मरतबा बातचीत हुई थी 11-12 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन के बीच में, उस तरह इस मरतबा भी बातचीत होगी, कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। लेकिन जैसे ही अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद पहुंच गए, ईरान की नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल ने एक ऐलान जारी कर दिया और कहा हमारे वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद में मुज़ाकरात में हिस्सा लेने नहीं गए हैं, बातचीत करने नहीं गए हैं, बल्कि पाकिस्तान ने इस जंग में उनको सपोर्ट किया है इसलिए शुक्रिया अदा करने गए हैं। वज़ीर ख़ारजा का वहाँ एक नॉर्मल दौरा है, उसके अलावा वो ओमान जाएंगे, फिर मॉस्को का भी दौरा करेंगे, ये नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से कह दिया गया। और जैसे ही ये बयान सामने आया, अमेरिका का डेलीगेशन एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था, वाशिंगटन से फ़्लाइट उड़ने ही वाली थी, तभी अमेरिका ने अपने दौरे को फिर डिले किया, रोक दिया और लगातार अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से लगातार राब्ता जारी रहा, उसके अलावा शहबाज शरीफ से लगातार राब्ता जारी रहा। उधर पाकिस्तान में मौजूद इन लोगों ने अब्बास अराग़ची से कहा कि क्या आप यहाँ ठहरेंगे, अलाउ करेंगे कि हम अमेरिकी डेलीगेशन को आने के लिए कह दें, वो यहाँ आ जाए। लेकिन अब्बास अराग़ची ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि हम अमेरिका से बातचीत करने नहीं आए हैं। अमेरिका से बातचीत उसी वक्त पॉसिबल है जब अमेरिका ईरान की नाकाबंदी को ख़त्म करेगा, क्योंकि अमेरिका ने ईरान की नाकाबंदी ख़त्म कर दी है, ईरान को अपने जहाज़ों से अमेरिका ने घेर रखा है और जब तक अमेरिका वहाँ पर रहेगा हम अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेंगे। अब्बास अराग़ची ने कई मरतबा ये बयान भी दिया कि हम बातचीत करना चाहते हैं, इशारा भी दिया, लेकिन हाई कमान की तरफ से, IRGC की तरफ से ज़र्रा बराबर भी अब्बास अराग़ची को परमिशन नहीं थी कि जब तक नाकाबंदी ख़त्म न हो उस वक्त तक कोई मैसेज दिया जाए, इशारा दिया जाए कि ईरान मुज़ाकरात को ज्वाइन करने के लिए तैयार है, और वही हुआ। अमेरिका की तरफ से लगातार शहबाज शरीफ से बातचीत होती रही, आसिम मुनीर से बातचीत होती रही। अमेरिका ने कहा कि आप ईरान को मनाओ, ईरान को आमादा करो कि वो हमारी शर्तों को मान ले, बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू हो। लेकिन अमेरिका ने कहा कि इनका यही मुतालबा है कि आप पहले नाकाबंदी को ख़त्म कीजिए, वरना ये ऑफिशियली मुज़ाकरात को ज्वाइन करने वाले नहीं हैं। अमेरिका ने कहा कि पहले ईरान हमारी इस शर्त को मान ले कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी नहीं रखेगा और ईरान के पास जो यूरेनियम इनरिचमेंट है वो अमेरिका के हवाले कर दिया जाएगा। सिर्फ़ ईरान को ऑफिशियली ऐलान करना है और ईरान का जो नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी तरफ से ऐलान आना चाहिए, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी में ये खबर शाया हो जानी चाहिए, उसके बाद फ़ौरन अमेरिका नाकाबंदी को हटा लेगा। ईरान ने कहा कि न्यूक्लियर तवानाई हमारी खुद मुख्तारी का मसला है, सॉवरेनिटी का मसला है, इसी के खातिर हम पिछले 47 सालों से पाबंदियों को झेल रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, इसे हम अमेरिका के हवाले करने का कोई भी ऐलान नहीं कर सकते हैं। और यहीं पर बात बनी नहीं। अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद को अलविदा कहते हुए ओमान पहुंच जाते हैं और अमेरिकी डेलीगेशन जो पूरी तैयारी में था, ये बस पाकिस्तान से यस कहने का इंतज़ार था कि पाकिस्तान कहेगा प्लीज़ कम टू इस्लामाबाद और उनका जहाज़ टेक ऑफ कर जाएगा, वो नहीं हो सका और अमेरिकी सदर को ये ट्वीट करना पड़ा, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने पाकिस्तान जाने वाले अपने रिप्रेजेंटेटिव को, डेलीगेशन को मना कर दिया है, उनका दौरा कैंसिल कर दिया है, क्योंकि
18 घंटे वक्त लग जाते हैं पाकिस्तान जाने में, इतना लंबा सफ़र होता है और उसमें भी इस बात की गारंटी नहीं है कि बातचीत किसी नतीजा तक पहुंचेगी। बेमकसद गुफ्तगू के लिए, बेमकसद मुज़ाकरात के लिए हम 18 घंटे या उससे ज़्यादा वक्त ज़ाय नहीं कर सकते हैं। अब ये अमेरिका की वाज़ेह लफ्ज़ों में हार है, ट्रम्प की ज़िल्लत और रुसवाई है, जिसको एतराफ़ करना पड़ रहा है कि ईरान इनकी शर्तें नहीं मान रहा है और डायलॉग में, मुज़ाकरात में ईरानी ज़्यादा मुश्किल और टफ साबित हो रहे हैं। इससे पहले ज़्यादातर अमेरिका का किसी और देश के साथ डायलॉग हुआ, बातचीत हुई तो जेनेवा में बातचीत होती थी या यूरोप के किसी देश में बातचीत होती थी। ईरानियों को लंबा सफ़र तय करके जाना पड़ रहा था, लेकिन अब ईरान अमेरिका को 18 घंटे लंबा सफ़र भी करवा रहा है और बातचीत के बगैर अमेरिका को जाना पड़ रहा है और इसीलिए अमेरिका को अब घुटने टेकने पड़ रहे हैं। अब मामला क्या है, क्या दोबारा जंग शुरू हो जाएगी या दोबारा जंग शुरू नहीं होगी? क्योंकि इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो सकती है, बातचीत का कोई नतीजा निकल सकता है। ट्रम्प ने सीज़ फायर की जो टाइमलाइन तय की है वो 1 मई है और आज तारीख़ है 26 अप्रैल 2026। इस लड़ाई को तकरीबन 2 महीने पूरे हो रहे हैं और 1 मई को आने में सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। ऐसे में अगर अगले 5 दिनों के दरमियान कोई नतीजा नहीं निकल सका तो दोबारा जंग शुरू हो सकती है। इसराइल बार बार कह रहा है कि हम ईरान पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं, बस अमेरिका से हरी झंडी मिलने का इंतज़ार है। लेकिन इस सस्पेंस को ट्रम्प ने एक बार फिर ख़त्म कर दिया है। वाइट हाउस में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए ट्रम्प का कहना था कि दौरे पाकिस्तान के कैंसिल होने का मतलब ये नहीं है जंग दोबारा शुरू हो जाएगी या हम दोबारा ईरान पर हमला कर देंगे। अमेरिकी सदर ने ट्वीट करके जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन कई मीडिया हाउसेज ने रिपोर्ट शाये की है कि वाइट हाउस में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए ट्रम्प ने ऐसा कहा। वाइट हाउस में अमेरिका में आज बहुत ज़्यादा हलचल है, पूरी दुनिया में है, क्योंकि ट्रम्प जहां सहाफ़ियों के साथ डिनर मुनक़िद कर रहे थे, उनका प्रोग्राम चल रहा था म्यूज़िक का, डांस का, जश्न का, उसी दौरान ट्रम्प पर हमला हो जाता है। भले ही हमला कामयाब नहीं हो सका, हमलावर को पकड़ लिया गया है, उसे गिरफ़्तार किया गया है। क्यों हमला किया उसकी जानकारी अभी सामने नहीं आ सकी है। पूरी तफसील पिछली वीडियो में मैंने बताई है, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। इस दौरान ट्रम्प ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ बताया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जब तक कोई जामे मुआहदा नहीं हो जाता है उस वक्त तक इस लड़ाई के ख़त्म होने का इम्कान नहीं है और ईरान को किसी भी हाल में अमेरिका एटम बम बनाने नहीं देगा। ईरान ने अगर एटम बम बना लिया तो इसका इस्तेमाल भी कर सकता है। ये अमेरिका की तरफ से कंटिन्यू कहा जा रहा है। एक और ट्वीट में अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि अमेरिका के पास तमाम ऑप्शंस मौजूद है, तमाम कार्ड मौजूद है और अमेरिका जब चाहे ईरान के ख़िलाफ़ उनका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अब मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है उसे समझिए। अमेरिकी नाकाबंदी की वजह से अब हुर्मुज़ भी बंद है, तो गल्फ़ के किसी भी देश का कोई जहाज़ न तो जा रहा है न आ रहा है। उधर ईरान जो जंग के दौरान भी तेल ज़्यादा बेच रहा था, अपनी इकनॉमी को लगातार बढ़ा रहा था, ईरान की इकनॉमी अब लगातार खसारे में जा रही है, क्योंकि हर आइलैंड से ही ईरान सबसे ज़्यादा तेल निकालता है। 80 से 85% तेल वहाँ ईरान का पैदा होता है और ईरान अपने तेलों को लगातार चीन भेज रहा था, दूसरे देशों को भेज रहा था जो ईरान का तेल ख़रीदते हैं। अब अमेरिका ने नाकाबंदी कर दी है तो कोई भी ईरानी ऑयल टैंकर या ईरानी जहाज़ बाहर नहीं निकल पा रहा है। ईरान ने दावा ज़रूर किया है कि हमारे कुछ तेल अमेरिका की नाकाबंदी के बावजूद वहाँ से गुज़र गए हैं, निकल गए हैं। कल ये ख़बर भी सामने आई कि अमेरिका ने चीन की ऑयल रिफाइनरी पर पाबंदी लगा दी है ईरान से तेल ख़रीदने पर, यानी अब चीन की ऑयल रिफाइनरी भी ईरान से तेल नहीं ख़रीद सकती है। हालांकि चीन की तमाम कंपनियों पर अमेरिका ने पाबंदी नहीं लगाई है, बल्कि कुछ ऑयल रिफाइनरी है चीन की जिस पर ये पाबंदी लगाई गई है और उसकी वजह से अब चीन और अमेरिका के दरमियान एक नई लड़ाई शुरू हो सकती है। फ़िलहाल ईरान का तेल जब नहीं जा रहा है तो ईरान ने अपने तेल की पैदावार को रोक दिया है, प्रोसेसिंग रुक गई है। उसकी वजह से ईरान की इकनॉमी का, ईरान की मैशत का नुकसान हो रहा है, दूसरे गल्फ़ के ममालिक का भी नुकसान हो रहा है, अमेरिका का भी जंगी नुकसान बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से अमेरिका हिम्मत नहीं कर पा रहा है ईरान पर दोबारा हमला करने की। एक और बहुत अहम खबर है और ख़बर यह है कि अमेरिकी सदर ने बार बार यह दावा किया कि ईरान की एयरफोर्स तबाह हो चुकी है, नेवी तबाह हो चुकी है और ईरान के तमाम फाइटर प्लेन को, जंगी तैयारों को हमने तबाह कर दिया। लेकिन अब
روس کی میڈیا نے یہ رپورٹ شائع کی ہے کہ کویت میں امریکی فوجی اڈے پر ایران نے فائٹر پلین سے حملہ کیا تھا، فائٹر پلین سے بم گرایا تھا۔ مڈل ایسٹ میں جہاں جہاں امریکی فوجی اڈا موجود ہے، ہر ایک کو ایران نے نشانہ بنایا تھا، اس پر حملہ کیا تھا، لیکن سب سے زیادہ کویت میں امریکی فوجی اڈے کو نقصان پہنچا۔ کویت کا امریکی فوجی اڈا پورا تباہ ہو گیا اور پورے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا کویت میں ہی پایا جاتا ہے۔ کویت میں سب سے زیادہ امریکی فوج بھی رہتی ہے، سب سے زیادہ وہاں امریکہ کے فائٹر پلین ہیں، اور ویڈیو باضابطہ کئی مرتبہ وہاں کی وائرل ہوئی جس میں دیکھا گیا کہ کویت کے فوجی اڈے کو پوری طرح ایران نے حملہ کر کے تباہ کر دیا۔ اب لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ایران نے شاید میزائل سے حملہ کر کے اس کو تباہ کیا ہے، لیکن اب روس کی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایران نے وہاں فائٹر پلین سے جا کر بم گرایا ہے، اپنی ایئر فورس کا استعمال کیا ہے، اور F-5 ایران کے پاس فائٹر پلین ہیں، اس سے جا کر ایران نے بم گرایا، پورے فوجی اڈا کو تباہ کر دیا۔ اور یہ خبر اگر سچ مان لی جائے جس کو روسی میڈیا نے شائع کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایران دنیا کا پہلا ملک بن جائے گا جو فائٹر پلین سے امریکی فوجی اڈے پر حملہ کرنے والا بن گیا ہے۔ ویسے بھی ایران پہلا ملک ہے جس نے امریکہ کے فوجی اڈے پر حملہ کیا ہے، ایران پہلا دیش ہے جس نے امریکی فوجیوں کو مار گرایا ہے، ایران پہلا دیش ہے جو ایک ساتھ امریکہ اور اسرائیل سے جنگ لڑ رہا ہے، ایران پہلا دیش ہے جو امریکہ کے تمام الائز پر بھی حملے کر رہا ہے۔ اور اب ایران کے کھاتے میں ایک اور خبر یا ایک اور یہ بات شامل ہو گئی ہے کہ ایران پہلا دیش ہے جس نے فائٹر پلین سے کویت میں جا کر امریکی فوجی اڈے پر بم گرایا ہے، اور ایران کے لیے سب سے بڑی خبر ہے۔ سیز فائر کے حوالے سے رپورٹ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ابھی بھی بات چیت کا دور جاری ہے، اور پاکستان کے شہباز شریف نے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے 50 منٹ تک فون پر بات چیت کی ہے۔ ادھر عباس عراقچی نے فون پر بات چیت کی ہے ترکی کے فورن منسٹر سے اور مصر کے فورن منسٹر سے، اور جنگ بندی کے حوالے سے کیا پیش رفت کی جا رہی ہے یہ گفتگو بھی انہوں نے کی ہے۔ اب امریکہ کی طرف سے لگاتار یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ ایران کے پاس کوئی مرکزی قیادت نہیں ہے، کوئی مشترکہ لیڈرشپ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ایرانی مذاکرات نہیں کر پا رہے ہیں، بات چیت کے لیے فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ ایران کی جو سویلین حکومت ہے اس کا الگ موقف ہے، اور جو پاسداران انقلاب ہے اس کا الگ موقف ہے۔ ایران کے موجودہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کے بارے میں بھی میڈیا کا لگاتار دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ وہ شدید زخمی ہیں۔ کبھی میڈیا کی رپورٹ میں بتایا جاتا ہے کہ ان کا چہرہ حملے میں پوری طرح خراب ہو گیا ہے، ان کی سرجری ہوگی، کسی میڈیا رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ٹانگوں سے مکمل طور پر معذور ہو چکے ہیں اور سرجری کے ذریعے ان کی ٹانگ لگائی جائے گی۔ الگ الگ دعوے کیے جا رہے ہیں، اور ایران کی طرف سے اس پورے معاملے پر خاموشی برتی جا رہی ہے۔ ایران کی طرف سے اس معاملے میں کوئی وضاحت سامنے نہیں آ رہی ہے۔ پوری دنیا اس بات کا بھی مطالبہ کر رہی ہے کہ 2 مہینے ہو چکے ہیں اور ابھی تک مجتبیٰ خامنئی پبلک میں سامنے نہیں آئے ہیں، ان کی ایک تصویر بھی سامنے نہیں آئی ہے، ان کی آڈیو بھی سامنے نہیں آئی ہے۔ صرف ایک مرتبہ ان کا تفصیلی تحریری بیان سامنے آیا، اس کے بعد 1-2 مرتبہ ان کے ٹویٹر پر ایک مختصر بیان سامنے آیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو اب امریکن میڈیا اور اس میں انڈین میڈیا بھی شامل ہے، ان کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مجتبیٰ خامنئی شدید بیمار ہیں، ان کی ٹانگیں جا چکی ہے، ان کا چہرہ جا چکا ہے، وہ بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ان کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، اور ایران کا نظام پاسداران انقلاب چلا رہی ہے، IRGC کے ہاتھوں میں پورا کنٹرول ہے۔ مجتبیٰ خامنئی کو بھی نہیں پتا کہ ملک کا نظام کس طرح چل رہا ہے۔ ادھر جو سویلین حکومت ہے، جیسے مسعود پزشکیان صدر ہیں، عباس عراقچی فورن منسٹر ہے، تو ان کے ہاتھوں میں بھی پورا معاملہ نہیں ہے۔ IRGC چاہ رہی ہے کہ سیز فائر نہ ہو، جنگ بندی نہ ہو، ڈائیلاگ نہ ہو، دوبارہ یہ جنگ شروع ہو جائے اور آر پار کی لڑائی ہو۔ ادھر ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور جو دوسرے افراد ہیں وہ سیز فائر چاہتے ہیں، مذاکرات چاہتے ہیں، اس جنگ کو یہیں پر روکنا چاہتے ہیں۔ ایران کے عوام بھی ایسا چاہ رہی ہے، ایسا ویسٹرن میڈیا دعویٰ کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے کوئی نتیجہ نکل کر سامنے نہیں آ رہا ہے۔ بار بار امریکی صدر کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایران میں لیڈرشپ کا بحران ہے، ان کا اصل حکمران کون ہے اس وقت پتہ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے بات چیت نہیں ہو پا رہی ہے۔ اب ایک اور خبر سامنے آئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ حزب اللہ نے اسرائیلی فوج پر لبنان میں خطرناک حملہ کر دیا ہے۔ ساؤتھ لبنان میں جہاں پر اسرائیل کی آرمی موجود ہے، اسرائیلی آرمی نے کنٹرول سنبھال رکھا ہے، وہاں پر حزب اللہ کے لڑاکوں نے خطرناک حملہ کیا ہے اور اسرائیل کی کئی آرمی ماری گئی ہے۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں اسرائیلی فوج وہاں پر زخمی بھی ہوئی ہے۔ اسرائیل کی پوری بٹالین تھی جو اپنے ٹینکوں کے ساتھ، اپنے ہتھیاروں کے ساتھ
साउथ लबनान में मौजूद थी और घात लगाकर वहाँ पर हिजबुल्लाह ने हमला किया है। अभी तक इस पूरे हमले की तफसील सामने नहीं आई है। अल-मियादीन ने न्यूज़ शाया की है, हिजबुल्लाह की तरफ से दावा सामने आया है कि इसराइल की पूरी बटालियन को इन लोगों ने निशाना बनाया, पूरी बटालियन तबाह हो गई है, बड़ी तादाद में इजरायली फ़ौजी मारी गई है, बड़ी तादाद में इजरायली फ़ौज ज़ख्मी हुई है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस रिपोर्ट को शाया करके ये तो ज़रूर बताया है कि हिजबुल्लाह ने इसराइली फ़ौज पर साउथ लबनान में हमला किया है, लेकिन इस हमले में आईडीएफ के कितने अफराद मारे गए हैं, कितना नुकसान हुआ है, उसकी डिटेल्स अभी तक आईडीएफ ने शाया नहीं की है। जैसे ही इजराइल के अखबारात में पूरी तफसील आएगी वो पूरी रिपोर्ट भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अमेरिका और ईरान के दरमियान जो सीज़ फायर का सिलसिला जारी है वो 1 मई तक जारी रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। अब दोबारा जंग शुरू होने वाली नहीं है और ईरान अमेरिका को उसकी औकात बता रहा है, घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है। ईरान ने साफ कर रखा है कि हम बातचीत बराबरी की सतह पर करेंगे। अगर अमेरिका ये चाहता है कि वो हमें डिक्टेट कराए, हमें शर्तें लिख कर दे और हम उसे मान ले, ये अगर मुज़ाकरात है तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की और आसिम मुनीर की, शहबाज शरीफ की लगातार तारीफ़ भी की जा रही है। ईरान की तरफ से भी लगातार तारीफ़ की जा रही है कि ये सीज़ फायर में, जंगबंदी में अहम किरदार निभा रहे हैं। लेकिन ईरान की IRGC का लबो लहजा पाकिस्तान के लिए वैसा नहीं है जैसा अमेरिका का है। IRGC को लगता है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार है और वो बराबरी की सतह पर दोनों तरफ बातचीत कर रहा है, जबकि ईरान को ये चाहिए कि इस जंग में वो मुकम्मल तौर पर हमें सपोर्ट करे और अमेरिका पर प्रेशर बनाए, झुकने का, दबाव का, ताकि अमेरिका हमारी शर्तों को मान ले। जबकि एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि एक सालिसी करने वाले मुल्क का किरदार यही होता है कि दोनों तरफ उसका बराबर का झुकाव होता है, एक तरफ ज़्यादा या एक तरफ कम झुकाव नहीं होता है, यही सालिसी होती है। अब देखना यह है कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।